हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और आप अपने साथ घटी कोई घटना मुझे शेयर करना चाहते हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसके अलावा आप कमेंट्स में अपने ओपिनियंस दे सकते हो और मुझे बता सकते हो अगली वीडियोस के लिए टॉपिक्स, ताकि मैं आपके पसंदीदा टॉपिक्स पर वीडियोस ला सकूं और आप लोग उन्हें एंजॉय कर सको। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ईशा, शुभम, मानवी और आदित्य चारों ही अच्छे दोस्त हैं। स्कूलिंग के बाद से कॉलेज में भी एक ही सब्जेक्ट्स लेकर एक साथ स्टडी करते हैं। आदित्य ने यूट्यूब पर एक चैनल बना रखा है जिसमें वो चारों ओनली हॉरर वीडियोस ही अपलोड करते हैं। और वीडियोस बनाने के लिए वो अक्सर घूमने निकल जाते हैं और महीने में 2 या 3 बार किसी हॉरर प्लेस की खाक छानने के लिए जाते हैं। आदित्य को ग्रुप लीडर बनाकर उन तीनों ने उसे वीडियोस में हॉरर प्लेसेस को लेकर बोलने का काम दे रखा है। उसकी आवाज़ भी बेहद सुरीली सी और स्पष्ट है, और तो और वो ऐसे अंदाज में बोलता है कि सुनने वाला भी रोमांचित होकर बस उसके वीडियो को देखते ही देखते हैं। नेचुरल हॉरर प्लेसेस पर जाकर वहाँ की खाक छानने के बाद ही फैक्ट्स के साथ वीडियो बनाने के चलते उनका बनाया हुआ यूट्यूब चैनल हॉरर जर्नी काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। अब चलते हैं उनके साथ उनकी घटी हुई एक हॉरर जर्नी में। कितना मज़ा आएगा जब हम उस सुपर हॉन्टेड हवेली को कवर करेंगे बिल्कुल रापचिक स्टाइल के साथ। देखना कैसे फॉलोअर्स मिलियंस में हो जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के। ईशा कार के पीछे वाली सीट पर विंडो से बाहर की ओर देखती हुई बोली। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान सजी हुई है मानो वो सलमान खान से मिलने जा रही हो। मानवी अपने मोबाइल पर वीडियो गेम खेलती हुई उन तीनों की बातें भी सुनती जा रही है। अरे वो पट्टा महेश है ना, वो तो जलकर राख हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि हमने उस हॉन्टेड हवेली बल्कि सुपर हॉन्टेड खानदानी हवेली का वीडियो बना डाला, उसके वहाँ पर पहुँचने से पहले। वो भी यार अब तो रात होने वाली है। वैसे ये गाँव शिवपुरा है कितनी दूर? शिवम ने बगल में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदित्य से पूछा। बस अब पहुंच ही जाएंगे यार, इतनी दूर जा ही रहे हैं तो वक्त तो लगेगा ही ना, आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा और फिर सामने देखने लगा। मैंने सुना है कि रात में सफ़र करते वक्त किसी को भी लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, मानवी ने मोबाइल का नेट ऑफ करते हुए कहा। क्यों, कहीं भूत? आगे बोलते हुए शुभम रुक गया क्योंकि अचानक ही आदित्य ने एक झटके के साथ ब्रेक मारा था। चारों आगे की ओर झुक से गए थे। अब अंधेरा पसर चुका था। क्या यार आदि, ऐसे कोई ब्रेक मारता है क्या? मानो सच में कोई भूत देख लिया हो तूने गाड़ी के सामने। असमझ की स्थिति में शुभम मुंह बिचकाते हुए बोला। विंडो के कांच खुले होने के कारण और झटके से कार के रुकने से उसके जेल से सेट हुए स्टाइलिश बाल का तेरी हो चुकी थी और उसके बाल बिखर गए थे। मुझे ऐसा लगा कि कोई कार के सामने सड़क पर खड़ा हुआ है और अपना दायां हाथ हिलाकर हमें रुकने का इशारा कर रहा है, आदित्य थोड़ी मशीनी अंदाज में बोला और सामने की सड़क को देखने लगा। सड़क किनारे गहरे अंधेरे में खड़े हुए पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो वो पेड़ नहीं बल्कि जीवित मनुष्य हों जो कि हाथ फैलाए डरावने अंदाज में इन चारों को डरा रहे हों। हल्का सफ़ेद धुंध से सना हुआ आसमान और कुछ अजीब सी आवाज़ें, सब कुछ कुल मिलाकर डरावना ही लग रहा है। लेकिन हमारे चारों दोस्त तो आए ही हैं भाई हॉरर जर्नी में, तो डर की क्या बात? दिमाग की बत्ती उगल गई क्या? देख जरा, अंधेरे के सिवा कुछ और नज़र आ रहा है क्या आसपास? कौन पागल होगा जो इस जंगल किनारे, वो भी सड़क पर, रात को हमें रोकने के लिए इशारे करेगा? शुभम थोड़ी नाराज़गी जताते हुए बोला। होते हैं ऐसे पागल जो भटकते हैं रात के अंधेरे में ताकि आगाह कर सके आने वाले खतरे के बारे में। उन चारों ने किसी
अधेड़ उम्र के शख्स की आवाज़ सुनी। उसकी आवाज़ कुछ बुलंद सी थी, जो कि खुद की उपस्थिति का संकेत दे रही थी उन चारों को। चारों बुरी तरह से चौंक उठे, लेकिन थोड़ा डर तो उन्हें भी लगने लगा। कौन है? आदित्य रुंधे हुए कंठ से हिम्मत करके बोला। ऐसा लग रहा है मानो कोई डायनासोर ही उन्हें अपना शिकार बनाने वाला हो। अंधेरे को अपना परिचय देने की जरूरत नहीं होती। आवाज आई कार के ऊपर से और चारों डर के मारे दहशत से पसीने से तर होने लगे। देखो, हमें तुम डरा नहीं सकते। जो कोई भी हो जाओ यहाँ से। हम किसी से नहीं डरते। बुरी तरह से कांपते और हल्का सा खांसते हुए शिवम बोला और स्टीयरिंग को पकड़कर सामने सड़क को देखने लगा। उसकी आंखें शायद पलकें झपकाना भूल गई थी। तो कौन सा तुम पीहर के रिश्तेदार हो जो तुमसे मैं चिपक जाऊंगा? आवाज में हंसी की पूट सुनाई दी और डरावनी हंसी थी ये, जो कि वहां पर गूंजने लगी उस वीरानी सी सड़क पर। अजीब बात तो ये भी थी, 3 बजे के बाद से शिवपुरा जाने वाली सड़क पर एक भी वाहन तो क्या, साइकिल सवार या राहगीर तक उन्हें नजर नहीं आए थे। जबकि नॉर्मली सड़क पर गाड़ियां तो रात के 11 बजे भी चलती रहती हैं। जाओ यहाँ से। बेहद रुखी और डरावनी चेतावनीपूर्ण आधी आवाज उन चारों को सुनने के लिए नसीब हुई। डर के मारे ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदित्य से चिपकते हुए शिवम ने कार स्टार्ट कर दी और फुल स्पीड में ड्राइव करने लगा। 10 मिनट पहले, लगभग 10 मिनट पहले। सावधान, 3 बजे के बाद से गांव शिवपुरा जाने वाली इस एकमात्र सड़क पर जाना सभी के लिए वर्जित है, भारत सरकार शासन द्वारा। फिर भी अगर आप इस नोटिस बोर्ड को नज़रअंदाज करके इस वर्जित सड़क पर आगे बढ़ जाते हैं तो आगामी घटनाओं के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अभी इसे निकालकर झाड़ियों में छिपा देता हूँ। कल सुबह फिर शाप के आदेश अनुसार इसे वापस लगा दूंगा। कम से कम कोई तो शिकार होगा। 3 बजने वाले हैं। वो नोटिस बोर्ड को घूरते हुए बोला। भूतकाल में 12 जनवरी 2001। अम्मा, मेरे स्कूल जाने का समय हो गया है। मेरा टिफ़िन दो। पापा से कह देना नई स्लेट ले आए मेरे लिए। अब 5वीं कक्षा में हूँ मैं, नई स्लेट की ज़रूरत है मुझे। वो 10 साल का मंगल बोला। नई स्लेट ले आए? अब 5वीं कक्षा में हूँ तो नई स्लेट की ज़रूरत है। बड़ा आया पढ़ने वाला। तेरे दोस्तों से पता चलता रहता है कि तू स्कूल जाता भी है या नहीं। तेरा स्कूल जाना बंद आज से और अभी से। आज बाज़ार है, गोलगप्पे बेचेगा अब से। 2 रुपये कमाएगा ना तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। जा, ताऊ से कह देना कि ठेले को आज शाम तू लेकर जाएगा और गोलगप्पे बेचेगा, समझा? आंखें तरेड़ते हुए मंगल के बाप ने उसे देखते हुए कहा। आज समय सारणी लिखवाएंगे सर जी, परीक्षा के लिए। मंगल बोल ही रहा था कि एक थप्पड़ उसे उसके बाप ने सेक दिया। काहे मार रहे हो? बीच बचाव करती हुई मंगल की माँ बोली। गाल पर हाथ धरे मंगल सुबकता रह गया। पूछो अपने लाड़ साहब से, तालाब पर काहे जात है स्कूल जाने के टाइम? गरी खेलता है साला। स्कूल इसका भूत जाएगा पढ़ने। मास्टर जी से मिल के आ रहा हूँ। जब से कक्षा 5 में कदम रखा है 10 हाजिरी दर्ज कराई है इसने। कितना सुनने को मिलता है इसके कारण दूसरों से हमें। अरे सकल के दुश्मन ने पंच के बेटे की गरी तलक फाड़ डाली थी। पंच लोगों से भिड़ने लगा है ये 2 टके का छोकरा। आंखों से अंगार बरपाते हुए मंगल का गुणगान करने के बाद उसने मंगल को अपने हाथों से मजबूती से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। कान खोल के सुन ले, आज से तू स्कूल नहीं जाएगा, भूल जा। जो मैं बोलूँ बस वही करना, वरना तेरे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। आंखें फाड़ के क्या देखता है बे? चल जा अपने ताऊ के पास। कहते हुए उसने उसे झटके से दरवाजे की ओर धकेल दिया। इतने भी क्रूर मत बनो, बच्चा है, गलतियां तो करेगा ही ना। बेचारा देखो कितना डर गया है। बोलती हुई वो रसोई में चली गई। दरवाजे के पास आले से बीड़ी लेकर वो भी रसोई में घुस गया। मेरा सगा बेटा होता तो यकीन से कहता हूँ वो मंगल जैसा तो होता ही नहीं। आवारा कुत्ता कहीं का। अगर स्कूल जाएगा ही तो रुपए हमारे ही तो खर्चे होंगे ना। वैसे भी
कबूतर का क्या तक नहीं पहचानता है ये। इससे अच्छा है बाजार में कुछ बेचे और 2 रुपये कमाए। तुम भी ना ज़्यादा लाड़ दुलाड़ मत करो इसे। बीड़ी चूल्हे की आग से सुलगाते हुए वो बोला। तो किसे लाड़ दुलाड़ करूं? अपना सगा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? उस दिन अगर स्कूल के पीछे अमराई के पास वो हमें नहीं मिलता ना, तो ये जो एक बेटे के बाप बनकर घूम रहे हो ना सीना तान कर, उसके ना मिलने पर बांझड़ कहलाते, तरस जाते बच्चे के लिए। हाँ। बोलती हुई उसने उसे उपेक्षित निगाहों से देखा। ना मिलता तो मैं मर थोड़ी ना जाता। आजकल बच्चे अंग्रेजी पढ़ लिख कर बड़े हो जाएं ना तो माँ बाप को अपने जूते की धूल समझने लगते हैं, ऐसे ही वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। बोलते हुए उसने बीड़ी का धुआं नाक से छोड़ा और अनमने ढंग से बड़बड़ाती हुई मंगल की माँ अपने काम में लग गई। इधर रसोई के बाहरी दीवार से सटकर मंगल सारी बात सुन और समझ रहा था। शाम के 4 बजे। पागल, ठेले को उस ओर से धक्का देते हैं, अकल है कि नहीं तेरे में? मंगल को लतियाते हुए उसका बाप बोला। याद रखना, फोकट में गोलगप्पे अगर तूने किसी को भी दिए तो तुझे उल्टा लटका दूंगा, और अमराई के पास वाले पेड़ पर जा। अब टाइम भी हो गया है। मंगल को ठेले के पास खड़ा करके वो बोला। ये ठेला मुझसे नहीं चल पाएगा, भारी है। मंगल बोला, जिससे ठेला बड़ी मुश्किल से 1 इंच हिल पा रहा था। 4 थप्पड़ तेरे कनपटी के नीचे सेकूंगा ना, ये ठेला क्या दुनिया भी चलेगी, ट्रेन की रफ्तार से वो भी, समझा? वो थप्पड़ का अपने हाथ से इशारा करते हुए बेहद आंदोलित स्वर में बोला। मंगल भीगी पलकों से उसे देखकर सहम कर रह गया। वो आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर ठेले को धकियाते हुए आगे बढ़ने लगा। बाजार में मंगल ठेले को थामे हुए लोगों को देखे जा रहा था कि कोई तो ग्राहक आए। थोड़ी देर बाद कुछ मुट्ठी भर लोग उसके सामने खड़े हो गए। मंगल थोड़ा खुश हुआ। गोलगप्पे की बिक्री शुरू हो गई। वहाँ क्या टेस्ट है, ज़रा और देना, किसी ने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट को आगे करते हुए कहा। अब अच्छी खासी भीड़ लग गई थी उसके पास। वो गोलगप्पे सबकी प्लेटों में डालते जा रहा था और लोग उसे खाने में मशगूल थे। मंगल ये भूल गया कि 10 गोलगप्पे के 12 रुपये लेने होते हैं ग्राहकों से। कई ग्राहक फ्री में ही खाकर चलते बन गए। वो भी तो 10 साल का बच्चा ही है ना, कोई बड़ा भी नहीं। उसके पास तो कुछ लोग बस खाकर वहाँ पर खिसके जा रहे थे। जो आधे से भी आधे सज्जन थे, उन्होंने पैसे हिसाब के साथ उसके हाथों में थमा दिए। 1 घंटे में ही सारे गोलगप्पे बिक गए, लेकिन पैसे कम ही उसे मिले। 10 गोलगप्पे के 12 रुपये के हिसाब से उसे सारे गोलगप्पे के बिक जाने पर भी 50 रुपये ही मिले। लेकिन वो तो इस बात से खुश है कि आज उसने पहली बार कुछ बेचा है बाजार में। वो घर गया और उसके माँ बाप उसके पास आए। बाजार का सारा हाल मंगल से पूछा। सारे गोलगप्पों के बिक जाने की बात बताकर वो अबोध बालक मुस्कुरा दिया। जब उसने 50 रुपये उनके सामने रखे तो दोनों के ही चेहरे गुस्से से तमतमा गए। पूरे 200 गोलगप्पे छाने थे, ये क्या सिर्फ 50 रुपये लेकर आया है? सच में तू है ही नालायक, एक भी काम करना तुझे नहीं आता। उसकी माँ उस पर बरसी। कहा था ना, ये नामुराद तेरे लाड़ दुलार से बिगड़ रहा है। घर में से बिठाकर 56 मुख परोसू क्या? साले तू भाग यहाँ से, जा भीख मांगना सड़क पर, तब तुझे समझ में आएगा। इधर दे 50 रुपये, मुफ्त में बेच आया मेरे सारे गोलगप्पे, भाग यहाँ से, भूल कर ही मत आना यहाँ। गुस्से से उसके बाप ने कहा। उसके कोमल हाथों से 50 रुपये छीन कर उसे घर के बाहर धकेल दिया उसके बाप ने। रात के 8 बजे। कौन हो तुम? किसी अधेड़ उम्र के शख्स ने मंगल के कंधों पर हाथ रखा। चाय की टपरी के पास कुर्सी पर वो अकेला बैठा आंसू बहा रहा था। भूख भी लगी थी। सोच रहा था किसी से कुछ मांग कर खाए, लेकिन देगा कौन? जिन्होंने उसे अपना बेटा कहा था वो ही उन्हें बोझ समझ बैठा, तो अब किसी और से क्या अभिलाषा रखना। अनाथ। संक्षिप्त रूप से मंगल बोला। महादेव की बनाई इस दुनिया में उनके रहते भला कोई कैसे अनाथ हो सकता है? बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आज से शुरू होने वाला है। तुम मेरे साथ चलो। मेरी एक संस्था है, देवादिदेव महादेव के शुभ मंत्र ओम नमः शिवाय के नाम से। वहाँ तुम्हें अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने का अवसर दिया जाएगा
और मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, मैं कैसे आप पर भरोसा कर दूं? बाद में आपने भी मुझे ठुकरा दिया तो? वो बड़ी मासूमियत से बोला, नहीं बच्चे, हमारे यहाँ संस्था में यदि एक बार कोई स्वेच्छा से प्रवेश कर लेता है तो उसे वहाँ से कोई भी निकाल नहीं सकता। अंतिम के शब्दों पर वो थोड़ा जोर देते हुए बोले। बालक कुछ देर सोचता रहा। भूख भी तो जोरों की लगी थी उसे। वो उसके साथ चल पड़ा एक नए रहस्यमय सफर पर। वर्तमान। अपना अतीत एक बार फिर उसे अपनी आंखों के सामने चलचित्र के समान नजर आया। वो बचपन का भोलापन और वो मासूमियत अब कहाँ बची हुई थी इस नए सफ़र के यात्री में। अब मुझे देखना चाहिए कोई शिवपुरा जाने वाली एकमात्र सड़क पर बाधित रूप से रुका हुआ है या नहीं। अगले शिकार को जल्दी ही जंगली रास्ते की ओर भटकाना होगा मुझे। इंसानी शरीर की गंध तो आ रही है। हाँ, कोई तो वाहन गया है इस वर्जित सड़क पर। बोलते हुए वो अपनी नाक को अजीब तरीके से फड़फड़ाने लगा। वो सड़क किनारे से होते हुए झाड़ियों में नंगे पांव चलने लगा और गले से लेकर नीचे पांव तक का शरीर एकदम सफ़ेद और चेहरा उतना ही काला जितना कोयला होता है। वो झाड़ियों से होते हुए बेखौफ कांटों पर ही बेपरवाह चल रहा था। कोई आम आदमी होता तो पांव पर कांट के छुअन से ही चीख पड़ता, लेकिन वो तो आदमी है ही नहीं। वो क्या चीज़ है ये तो बस उसे ही पता है। एक जोर की आवाज़ हुई और गाड़ी रुक गई सड़क के बीचों बीच। चारों की सांसें उखड़ने लगी। उफ, अभी इस कार को भी यार। आगे के शब्द शिवम के हलक में ही अटक कर रह गए। चारों को कुछ अस्पष्ट शब्द सुनाई देने लगा। आवाज़ लयबद्ध और धीमी थी। सियारों और जंगली कुत्तों की रुदन ध्वनि यकायक उस अंधेरे में गूंजने लगी। उल्लू की आवाज़ सुनकर चारों के माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी। लेकिन आदित्य अभी भी कुछ सोचे जा रहा है बड़ी गंभीरता से। यार आदि, पेट्रोलिंग तो फुल कराई थी मैंने इस मारुति सुजुकी कार की, लेकिन ये अचानक बंद कैसे हो गई? वो धीरे से बोला। मानवी, क्या बड़बड़ा रही है तू? धीरे से ईशान ने उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर ये शब्द कहे। हनुमान चालीसा। बड़ा वाला पंगा हुआ यार। पता नहीं कब हम इस भूतिया रास्ते से निकलेंगे। भूख भी लगने लगी है। मानवी कांपती हुई सी आवाज़ में बोली। एक काम करते हैं, कार के बोनेट को ओपन करके चेक करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ईशा ने मानवी की बातों को दरकिनार करते हुए कहा। मैं देखता हूँ, आदित्य जल्दी से बोला और गाड़ी से उतर गया। उसने देखा कि थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा पेड़ अपनी विशालकाय शाखाएं फैलाए खड़ा हुआ अपने आप ही हिले जा रहा है, जबकि हवा तो बिल्कुल भी नहीं बह रही थी और पेड़ के हिलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। वो पेड़ भी नीम अंधेरे में आसानी से दिख रहा है क्योंकि वो तो पूरी तरह से सफ़ेद है, पत्तियों को छोड़कर। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने उस एकमात्र पेड़ को चूने से लीपा पोता हो। अचानक ही वो कार अपने आप पलटकर दूर किसी अंधेरे में गुम हो गई। आदित्य का दिल धक सा करके रह गया। वो तो उस रहस्यमय पेड़ को ही घूरने में मशगूल हो गया था, लेकिन इस तरह से कार के पलट जाने पर वो बुरी तरह से दहल उठा। किसे खबर थी कि ये वाकया भी होना था, कि खेल खेल में एक हादसा भी होना था। नहीं, आदित्य जोर से चीख पड़ा और बेहोश होकर गिर गया। रात के 9 बजे। आदि, अब तो होश में आ जा यार, शिवम उसके कंधे को झकझोरते हुए बोला। तीनों ही कार के अंदर बैठे हुए आदित्य को ही देख रहे थे जब वो बोनट के पास खड़ा हुआ था और फिर अचानक ही चीखते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा था सड़क पर। तीनों और भी ज़्यादा डर गए थे। उन तीनों द्वारा कैसे भी करके आदित्य को ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर ले जाकर बिठाया गया। तीनों ही उसे होश में लाने का प्रयास कर रहे थे। पानी बोतल्स भी पानी रहित होकर खाली पड़ी थी और खाने की बस कुछ ही पैकेट्स चिप्स बचे थे। क्या हुआ? हड़बड़ाकर आदित्य उठ बैठा और जोर से बोला। वही तो समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या हो रहा है ये सब? शिवम ने अपना माथा पकड़ लिया। मुझे लगता है ये सब चाल उस महेश की है। वो यहाँ पर छिपा हुआ होगा हमें डराने के लिए, ताकि हम शिवपुरा की उस हॉन्टेड हवेली का वीडियो क्लिप ना बना पाएँ।
मानवी की ओर देखते हुए ईशा बोली, धत तेरे की, फोकट में मैं भी डर रही थी। ये महेश का ही काम होगा, मुझे अब समझ में आ रहा है। वो हमें उल्लू बनाकर डराना चाहता है। मानवी अपने दाएं हाथ के उंगलियों की नाखून चबाते हुए बोली, नहीं, ये सब महेश नहीं कर सकता। वो तो मुंबई में है अपने दोस्तों के साथ। तो तुझे क्या लगता है वो एक जगह जाम रहेगा? वो तो मुंबई में बस एक पार्टी रिसीव करने के बाद सीधा यहाँ आने वाला है, शिवपुरा में, अपनी पूरी बंतर मंडली के साथ। वो पक्का यहीं है और हमारे डराने के लिए कोशिश कर रहा है। मेरी खबरी ने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से ही दे रखी है, समझे? इतराती हुई ईशा डंके की चोट पर बोली, ये वक्त तर्क वितर्क करने का नहीं है। देखो, हमारी कार स्टार्ट नहीं हो रही है और अभी पूरी रात बाकी है। अगर महेश ये सब कर रहा है तो यहीं कहीं आसपास ही छुपा हुआ होना चाहिए। लेकिन वो कुछ भी कर ले, हमें सावधानी बरतनी होगी और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आदित्य ठीक से सीट पर बैठते हुए बोला, बट आई वॉन्ट यू टू सर्च महेश एंड हिज ओवर स्मार्ट फ्रेंड्स। जिद भरे स्वर में शिवम बोला, बट वाई? आदित्य भी थोड़ी नाराज़गी से बोला, आई वॉन्ट टू टीच हिम ए लेसन। गुस्से से जबड़ा भींचकर शिवम बोला। तभी उन्हें एक जलती हुई लालटेन दिखाई दी और चारों बुरी तरह से चीख उठे। मुझे लगता है कोई है, मानवी कांपती हुई आवाज़ में बोली और चारों की निगाहें उस लालटेन को पकड़े हुए उस शख्स को देखने लगी और बेताब सी हो गई। कौन है? उसी लालटेन पकड़े व्यक्ति ने जोर से कहा, अपने सामने कार को खड़ा देखकर, वो भी सड़क के बीच में। थैंक गॉड, ये नॉर्मल इंसान है, मानवी बुदबुदाई। चारों कार से बाहर उतरकर उस शख्स को देखने लगे। धोती कुर्ता पहने और सिर पर गमछे को लपेटे हुए वो तकरीबन 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति दिख रहा था। आप कौन अंकल? आदित्य ने बेसब्री से पूछा। एक आम आदमी। और तुम? जवाब देने के बाद प्रश्न करते हुए वो बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ। लालटेन की रोशनी में बूढ़े का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। हम शिवपुरा जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी बिगड़ गई, झट से मानवी ने कहा। शिवपुरा? तुम सब अपने गंतव्य के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हो, लेकिन तुम लोगों ने समय पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए अब तक तुम मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। वो बड़े गंभीरता से बोला। मतलब? शिवम सर खुजाते हुए बोला। काका, तुम ना हमको डराए दे रहे। ये कोई बकत है घर से बाहर निकल के सुनसान सड़क पर खड़े होने का? वो गींजे से स्वर में बोला। 20 साल का नौजवान धोती और लंबी आस्तीन वाला कुर्ता पहने बूढ़े के पीछे वहां चला आया। बबुआ, इन यात्रियों को जरा मार्गदर्शन के लिए महादेव ने हमें यहाँ भेज दिया तो आना पड़ा। गंभीरता की जगह सौम्यता से सराबोर आवाज में बूढ़े ने उस लड़के की ओर मुखातिब होते हुए कहा। हाँ भाई, अब बुढ़ापे में भी ठीका लिए फिरो। जब सरकार बोल दिया है कि 3 बजे के बाद इधर ना ही आना है, तो ये मंदबुद्धि लोग मानते काहे नहीं है? इमा, हमारा क्या दोष है? लड़के ने कड़क आवाज में उन चारों को हे दृष्टि से देखते हुए बोला, मानो उन लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। ओ देहाती, मंदबुद्धि किसे कहा? हाँ? शिवम उसे घूरते हुए बोला। उसे उस लड़के के मुंह से मंदबुद्धि शब्द सुनना जरा भी रास नहीं आया था। शहरिया होके भी अकल का उपयोग करते नहीं हो तो मंदबुद्धि ही हुए ना। उसने भी जबड़े भींच लिए और जवाब दिया। शिवम, अरे प्लीज जरा चुप रहो, ईशा बोली, जिसके मन में कुछ चल रहा था। शिवम की बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पैदाइशी गुस्से वाला है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, इसकी खासियत है। डोंट माइंड अंकल। फीकी तरह से मुस्कुराकर मानवी बोली और उस लड़के ने मानवी को एक नज़र देखकर निगाहें नीचे कर ली। अब क्या सोचकर मानवी और वो लड़का शर्माए जा रहे हैं, ये तो भाई महादेव ही जाने। इधर उसी सफ़ेद सड़क के पीछे, इधर उसी सफ़ेद से पेड़ के पीछे ये चारों बनेंगे मेरे अगले शिकार। इन्हें तो एक दूसरे से पहले अलग करना पड़ेगा, जो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। अब शुरू होगा भ्रमजाल का अलौकिक प्रपंच का आरंभ। देखता हूँ वो कैसे इन्हें बचाता है मेरे भ्रमजाल से। भयानक पूरी तरह से काली आंखों से उन चारों दोस्तों, बूढ़े और उस लड़के को देखते हुए वो बोला। उसके दोनों हाथों के पंजे के काले और लंबे नाखून तन गए। सफ़ेद पेड़ जिसकी पत्तियां मात्र हरी थी वो लहराने लगी
और उसके मोटे तने वाले ऊपरी हिस्से में कुछ वाक्य स्पष्ट रूप से अंकित हैं। मैं कहाँ हूँ? वो बड़ी मुश्किल से बोला। एक पेड़ से हटाकर उसे नारियल की मोटी रस्सी से बांधकर खड़ा रखा गया है। महेश, क्या नाम है? शिव, किसी की डरावनी आवाज़ से सुनाई दी। कौन हो तुम? मुझे जाने दो यहाँ से, अपने दोस्तों के पास, वो आंदोलित स्वर में बोला। अरे भाई, तुझे तेरे दोस्तों के पास ही तो भेजने का इंतजाम कर रहे हैं, जरा सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। एक भयभीत कर देने वाली किसी अधेड़ उम्र के शख्स की दोहरी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी। क्या चाहते हो तुम? महेश कल्पता हुआ बोला, मानो अपने प्राणों की भीख मांग रहा हो। तुम्हारा खून, वो बोला और हंसने लगा, भयंकर हंसी जो किसी की भी रूह को कपा दे। शाब, यही वह शाब है जिसके लिए मंगल लोगों को भटकाकर शिवपुरा आने वाली एकमात्र सड़क पर उन्हें डरावने विजन्स दिखाता है। वो जिस दिशा से आवाज़ आई उसी दिशा की ओर मुड़ गया और फिर आसमान में काले बादल छा गए जिनमें वो असाधारण शख्स विलीन हो गया। उसके जाने के बाद महेश बेहोश हो गया। तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो, यहाँ पर रात के वक्त रुकना जानलेवा साबित हो सकता है, बूढ़े ने कहा। आपका आभार, आदित्य हल्की मुस्कुराहट अपने होठों पर लाते हुए बोला। अंतेश, चलो बेटा, बूढ़े ने उस युवक को उसके नाम से पुकारते हुए आगे बढ़ने को कहा। कार को लॉक करके डिग्गी में रखे सामान को अपने साथ लेकर अब चारों दोस्त उस बूढ़े और अंतेश के पीछे चलने लगे। थोड़ी देर बाद एक झोपड़ी अंधेरे में से झांकती हुई सी नजर आई। पास जाने पर नजर आया झोपड़ी के ऊपर खपरेल की छत पे लटक रहे मकड़ी के जाले, जिसे बड़े इत्मीनान से वो बुने जा रही थी अपनी ही धुन में। मकड़ी रानी, हे भगवान, ये घर है झोपड़पट्टी, ईशा बोली तो अंतेश की ओर देख रही मानवी के दिल पर मानो छुरियां जलने लगी। आदि, इस झोपड़ी में कैसे रात काटेंगे यार? शिवम नाक से सिकुड़ते हुए बोला। काटेंगे नहीं, बिताएंगे, मानवी खोई हुई सी आवाज़ में बोली, जिसे सुनकर तीनों ने अपना माथा पीट लिया। अब भीतर भी चलो, बाहर खड़े खड़े हो भाई, बूढ़े ने कहा तो चारों आगे बढ़ गए। सच में आपका घर है? कौन शक है का? अंतेश की तिरछी नजरें शिवम को घूरने लगी। नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछा, जनरल नॉलेज के लिए। सब अंदर गए तो उन्हें एक बरामदा नजर आया, छोटा सा, जिसके कोने पर एक खाट बिछी हुई है। दीवालों में आले बने हुए हैं जिनमें दिए जल रहे हैं और घर रोशनी से भरपूर है। खाट पर बैठ जाओ, कहकर बूढ़े ने अंतेश को अपने पीछे आने का इशारा करा। दोनों किसी कमरे में जा घुसे। ये कोई घर है? आज के मॉडर्न ज़माने में एक झोपड़ी भी देखने को मिलेगी, मेरी सोच से परे थी ये बात। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि मैं यहाँ रुकने के लिए मजबूर हूँ। गमगीर सा आधुनिक मानव शिवम माता मनाने लगा। अरे यार, कम से कम छत तो मिली सर छुपाने को, मानवी सफाई देते हुए बोली। इस घपरेल की छत से अच्छी अपनी कार की छत है, समझी? बढ़िया ही सर छुपाने वाली। किससे तेरे सर को खतरा है? शिवम ने कूदते हुए बोला। तुझसे, मानवी ने गुस्से में कहा। प्यास लगी होगी, यह पानी। अंतेश वहाँ पर अपने हाथ में एक थाली पर 4 गिलास भरकर वहाँ पर खड़ा हो गया। मुझे नहीं पीना, ये पानी तो पीला दिख रहा है। अरे हाँ, कहाँ से पानी लाते हो आप? कुएं से ही लाते हैं, और कहाँ से लाएंगे? अंतेश खुरड़ खींचते हुए बोला। जिसे पानी पीना है पियो, नहीं तो जयराम जी की। थैंक यू, बोलते हुए आदित्य ने गिलास उठाया और पूरा पानी पीकर गिलास वापस थाली में रख दिया। अंतेश चला गया और उसे जाते हुए देखकर मानवी मन महसूस कर देखती रह गई। अचानक से चारों का सिर भारी होने लगा। फिर ये क्या? ये सीढ़ी तो ऊपर आसमान की ओर जा रही है, आदित्य बोला, जो होश में आने के बाद सामने दिख रहे नज़ारे को देखकर अपने अतीत को लगभग भूल चुका है। गुलाब की पंखड़ियाँ रास्ते पर बिछी हुई हैं और स्वर्णिम घुमावदार सीढ़ी आदित्य से थोड़ी दूर पर है, जो पर आसमान की ओर जा रही है, एक अनोखे से दरवाजे के पास। आसपास खड़े सदाबहार पेड़ बड़े और सुंदर हैं, पीले पत्तों से लहलहा रहे हैं और सभी पेड़ मानो नृत्य करते हुए दिख रहे हैं। हवाएं मध्यम गति से चल रही है। कोई है? देखो, मेरी सखी नदी में डूब रही है,
एक चिंतित सी आवाज़ आदित्य को सुनाई दी। तभी पैरों की पायल की आवाज़ से सुनाई पड़ी। वो आसपास देखने लगा लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। कोई है यहाँ? कृपया मदद करें। फिर से किसी की आवाज़ आई और और ये आवाज़ किसी लड़की की लग रही थी। आदित्य अब जिस दिशा से आवाज़ आई थी उसी दिशा की ओर मुड़कर आगे बढ़ने को उद्यत हुआ। आदित्य के आगे की ओर कदम बढ़ाते हुए पीछे छूटे उसके कदमों के पास की गुलाबी पंखुड़ियां काले रंग में बदलने लगी। एक बार फिर से पायलों की आवाज़ आई लेकिन आदित्य ने ध्यान नहीं दिया। पर ये क्या, असल दुनिया में तो आदित्य अस्पताल के आईसीयू में कोमा में पड़ा था। सामने उसके दोस्त और डॉक्टर्स और उनके फैमिली मेंबर्स खड़े थे। जंगल से मानवी की लाश मिली थी और आदित्य कोमा की हालत में। बाकी के दो दोस्त जो बच गए वो किसी को कुछ भी बताने के लायक नहीं थे और बस चुपचाप एक कोने में खड़े हुए थे, देख रहे थे। अपने चैनल पर एक यूट्यूब वीडियो बनाने की चाहत ने इन लोगों को कहाँ पर लाकर पटक दिया था उन्हें खुद भी नहीं मालूम था। उनके साथ ही सारी घटनाएं जो हुई ये कोई पैरानॉर्मल घटना थी या फिर किसी की सोची समझी साजिश या फिर कुछ और। आप इस बारे में क्या सोचते हो अपने विचार में कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।